मैं 90% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 90% ट्रेडर आज का जो टॉपिक है वह ऑप्शन मार्केट में यूज ही नहीं करते। ऑप्शन ग्रीक जब वह ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन ग्रीक को यूज ही नहीं करते। लेकिन अगर आप ऑप्शन मार्केट को समझना चाहते हो और ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, बेसिकली समझ कर ट्रेड करना चाहते हो कि ऑप्शन मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, तो आपको ऑप्शन ग्रीक समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन ग्रीक को समझते हो तो अभी आप ऑप्शन के बिहेवियर को समझ सकते हो कि ऑप्शन किस तरीके से बिहेव करता है। अगर आप ऑप्शन ग्रीक की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है तो बिल्कुल भी आपको ऑप्शन मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ओनली 20% है, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक का 60% रोल है कि ऑप्शन किस तरीके से मूव करेगा। ऑप्शन के कॉल पुट का मूवमेंट ऑप्शन ग्रीक के ही अकॉर्डिंग होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। मकसद हमारा यहाँ नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं है, प्रॉपर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है। नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो, आप गूगल से, चैट जीपीटी से, मल्टीपल ऑप्शन है, आप डालोगे ऑप्शन क्या है, आपको बहुत सारा ऑप्शन के बारे में डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सही तरीके से समझते हो, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीजें ऐसे सीख बिल्कुल आप पढ़ के नहीं सीख सकते। खाना बनाना आप पढ़ के बिना खाना बनाए हुए अच्छा खाना बनाना नहीं सीख सकते। आप बिना स्टॉक मार्केट में ट्रेड करे, इन्वेस्टमेंट करे बिना आप ऑप्शन मार्केट नहीं सीख सकते। इसलिए आपको पहले अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यह कैसे वर्क करता है, फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको अप्लाई कैसे करना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऑप्शन ग्रीक कितना इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन ग्रीक को कैसे समझ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक, मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ सके कि ऑप्शन ग्रीक कैसे वो करता है। ऑप्शन ग्रीक 5 है: डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा एंड रो। जो सबसे ज्यादा यूज होता है ये चार। रो का यूज कम है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा, विशेषकर निफ्टी 50 एवं पार्टिकुलर स्टॉक्स। फर्स्ट ऑप्शन ग्रीक होता है डेल्टा। डेल्टा क्या है? जो मेजर करता है प्राइस के चेंज, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस कितना चेंज हो रहा है। जो डेल्टा की रेंज होती है कॉल ऑप्शन की कंडीशन में 0 to 1 होती है, और जो पुट की कंडीशन में होती है वो -1 to 0 होती है। अब आप समझे, जैसे कॉल ऑप्शन आप बाय कर रहे हो HDFC बैंक, करंट मार्केट प्राइस HDFC बैंक का 750 रुपए। अगर आप इसमें 740 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे थे तो यह कौन सा कॉल ऑप्शन हुआ? ITM। अगर आपने यह नहीं देखा है, नहीं समझे तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए और समझिए कि ITM क्या होता है, इन द मनी ऑप्शन। अगर कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो जो इसका डेल्टा क्या होगा? 1 होगा। अगर HDFC बैंक 1 रुपीज मूव करता है और इस कॉल का प्रीमियम 20 रुपए है तो आपका 21 रुपए हो जाएगा। फ्यूचर मार्केट में, फ्यूचर मार्केट बिल्कुल कैश मार्केट जैसा होता है। अगर 750 होता है तो 751 होता है। इसलिए फ्यूचर मार्केट में जो ऑलवेज डेल्टा कितना होता है? 1 होता है। इन द मनी कॉल ऑप्शन का डेल्टा भी ऑलवेज 1 होता है। वह बिल्कुल फ्यूचर मार्केट जैसा ही बिहेव करता है। तो अगर आप सिंपल सा समझे, अगर 1 रुपए का मूव होता है स्पॉट मार्केट में HDFC बैंक में, तो उसके कॉल ऑप्शन के प्रीमियम में इन द मनी के भी 1 रुपीज होगा, अगर उसका डेल्टा 1 है। अगर आप एट द मनी ऑप्शन यूज करते हैं, मतलब 750 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, तो उसका जो डेल्टा होता है जो 0.70 से 0.80 होता है। इट मीन्स अगर स्पॉट में 1 रुपीज का मूव होगा, उसका प्रीमियम 70 to 80 पैसे मूव करेगा। अगर आप आउट ऑफ द मनी OTM पे ट्रेड करते हैं तो उसका डेल्टा कितना होगा? 0.5 से लेकर 0.00 तक भी होगा, जितना ज्यादा आउट ऑफ द मनी होगा, या कि 1 तक मान लीजिए। अगर मान लीजिए ज्यादा आउट ऑफ द मनी है, 660 का प्रीमियम आप कर रहे हैं, तो उसका डेल्टा मान लीजिए 0.3 है। तो अगर 1 रुपीज स्पॉट मूव करेगा तो आपका प्रीमियम ओनली 30 पैसे मूव करेगा। सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल स्टार्ट हुआ है तो उसका डेल्टा उतना ही हाई होगा। अगर आज कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए आप मंथ एंड पे है, ट्यूसडे को स्टॉक एक्सपायर हुआ, मार्च का कॉन्ट्रैक्ट, अब आपने अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग चूंकि टाइम वैल्यू काफी ज्यादा होगी। टाइम वैल्यू क्या है, अगर इसे समझना चाहते हो तो पिछले वीडियो में जाइए। तो अगर टाइम वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो उतना स्ट्रॉन्ग डेल्टा भी होगा इन द मनी का, तो 1 होता है। लेकिन जो एट द मनी के करीब होगा उनका डेल्टा उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आ जाती जाएगी, एट द मनी का डेल्टा भी कम होता जाएगा,
0.4% हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। सो यह आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा, क्योंकि एट द मनी का प्रीमियम है और उसका डेल्टा मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सपायरी कल परसों। लेकिन अगर वो इन द मनी का उसका प्रीमियम बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि उसका डेल्टा, क्योंकि वो इन द मनी हो गया, उसका डेल्टा 1 हो गया, इसलिए वह स्टॉक फ्यूचर जैसे रिएक्ट कर रहा है। और विशेषकर डेल्टा को डायरेक्शनल मूवमेंट में कैलकुलेट किया जाता है, समझने के लिए कि डायरेक्शनल में मार्केट कितना मूव कर रहा है। सेम इसी तरीके से पुट कंडीशन में, अगर पुट कंडीशन में इन द मनी का है तो डेल्टा 1 हो जाएगा, अगर एट द मनी का है 0.5 के करीब होगा, अगर एक 1 रुपीज डाउन होगा तो आपका प्रीमियम 0.5 रुपीज ही इंक्रीज होगा, 50 पैसे इंक्रीज होगा, 1 रुपए में 50 पैसे। जैसे जैसे टाइम डिके हो जाए, टाइम डिके का दोनों में इम्पैक्ट करता है, कॉल एवं पुट में, तो उसका डेल्टा ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। यह विशेषकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेजिंग पर्पस से। जब आप हेजिंग करते हो तब आप डेल्टा कैलकुलेशन करते हो। आने वाले वीडियो में जब मैं एक हेजिंग पोर्टफोलियो बनाऊं, जिसे रिप्लिकेट पोर्टफोलियो बोलते हैं, अगर आप अपने पोर्टफोलियो का रिप्लिकेट पोर्टफोलियो ऑप्शंस के थ्रू बनाना चाहते हैं, फ्यूचर के थ्रू बनाना चाहते हैं, तो वहां डेल्टा कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल यूज क्या है, जितना हाई डेल्टा उतना ही अग्रेसिव मूव होगा। जैसे कि वो अगर डेल्टा 1 है तो वो बिल्कुल फ्यूचर जैसे रेट करेगा, लो डेल्टा है तो लेस सेंसिटिव है, उसका मूव उस तरीके से नहीं होगा। अगर आपने आउट ऑफ द मनी या एट द मनी का ऑप्शंस खरीद रखा है तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपका स्टॉक फ्यूचर जैसे मूव करेगा। आपका ऑप्शन अगर आप मान लीजिए 20 रुपए में बाई किया है तो 40 रुपए का टारगेट, आपने डबल का बिल्कुल टारगेट रख रखा, तो इतना आसान नहीं है कि वह 40 रुपए चला जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट एवं स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। विशेषकर डेल्टा हैजिंग पर्पज से यूज किया जाता है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा तो हैजिंग क्या होती है और कैसे डेल्टा को कैलकुलेट करते हैं हैजिंग में, उसे हम समझेंगे। डेल्टा एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। अगर अपने पोर्टफोलियो को आपको प्रॉपर हेज करना है कि अगर मार्केट 1% मूव करे तो हमारा पोर्टफोलियो भी 1% का ही रिस्क रहे, सो उस वे में डेल्टा को यूज किया जाता है कि हमारा पोर्टफोलियो न्यूट्रल रहे, जिस रिस्क पे है उतना ही रिस्क रहे। नेक्स्ट ग्रीक है गामा। यह डेल्टा के मूव को कैलकुलेट करता है कि डेल्टा कितना चेंज हो रहा है, कि डेल्टा की मूवमेंट को चेंज, रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा, कि डेल्टा के अकॉर्डिंग उसका कितना रेट चेंज होगा। जितना हायर होगा एटीएम ऑप्शन के पास, जो ऑप्शन एट द मनी होगा उतना ही हायर उसका गामा होगा। यह एक्सपायरी के समय इंक्रीज हो जाएगा। यह विशेषकर शार्प मूव होता है, अगर ऑप्शन में शार्प मूव होता है तो वहां गामा का यूज बहुत होता है, वहां गामा काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है HDFC बैंक 750, यह विद इन ए मिनट 760 हो गया और आपने प्रीमियम खरीद रखा था 440 का 20 रुपए का, सडन आपका प्रीमियम भी हो जाएगा 30 रुपए। यह इम्प्लाइड वोलाटिलिटी होती है। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी भी मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसको समझिए। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी में गामा का यूज बहुत होता है, क्योंकि यह डेल्टा की मूवमेंट को मेजर करता है, और विशेषकर शार्प मूवमेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर आपने ट्रेड किया, अगर आप ट्रेड देखिए निफ्टी, विशेषकर निफ्टी 50 एवं सेंसेक्स, एक्सपायरी के दिन कितना स्पीड का मूवमेंट होता है। 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए देखते देखते हो जाता है, और 100 रुपए का प्रीमियम तुरंत 10 रुपए भी हो जाता है। वह गामा की वजह से होता है। अगर आप एक्सपायरी ट्रेडर हैं तो गामा को देखिए, गामा को डेल्टा के अकॉर्डिंग गामा मूवमेंट को देखें, कितनी इंप्लाइड वोलाटिलिटी है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग गामा कैलकुलेशन होता है। जितना ज्यादा हायर गामा होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल पोजीशन होगी, उतना ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। इसमें गामा अगर ज्यादा है तो इसमें सेलर हायर रिस्क होता है, क्योंकि सेलर सेल कर रखता है, उसको ऑप्शन डाउन होने पर प्रॉफिट होता है। अगर उसने 20 रुपए का प्रीमियम सेल कर रखा निफ्टी का, मार्केट लॉट 65 है, तो उसको ओवरऑल 1300 रुपए का बेनिफिट होगा। तो इसलिए अगर ये 20 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए हो गया तो उसको डायरेक्टली 80 रुपीज का लॉस हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली उसको 5000 के करीब लॉस हो जाएगा। तो विशेषकर अगर आप ऑप्शन सेलर है तो यहाँ गामा का कैलकुलेट करना और गामा को चेक करते रहना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वायर को बेनिफिट होता है साथ, विशेषकर निफ्टी बैंक सेंसेक्स में और निफ्टी 50 के एक्सपायरी के दिन। यह इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर जो कोई डेली बेसिस में ट्रेड करता है तो वहां मार्केट की मूव किस स्पीड से हो रहा है वह गामा कैलकुलेट करे। गामा को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा, यह टाइम डीके को मेजर करता है। इसमें क्या होता है, सिंपल से आप समझो, अगर मान लीजिए आपने 750 का आज कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, मान लीजिए मार्च का कॉन्ट्रैक्ट 28 मार्च को एक्सपायर हुआ और मई का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 29 मार्च से। अब 29 अप्रैल को एक्सपायरी है, ट्रेडिंग डे आ रहे हैं मान लीजिए 30 डेज, मान लीजिए तो ऐसे 22 डेज होते हैं। आपने 750 का कॉल ऑप्शन बाय किया HDFC बैंक का, प्रीमियम चल रहा 30 रुपीज। अब नेक्स्ट डे
29 आया, 29 के बाद 30 आया। अगर एसबीआई बैंक का स्टॉक 750 ही रह गया तब भी आपका ऑटोमेटिक प्रीमियम 29 हो जाएगा, क्योंकि टाइम डिके के साथ। मैं आपको एज ए फंडामेंटल समझा रहा हूँ कि ऐसे होता है। मान लीजिए एक्सपायरी 5 दिन बची और आपका प्रीमियम एचडीएफसी बैंक 750 चल रहा है स्पॉट में, तो आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक हो जाएगा 5 रुपए, 30 का प्रीमियम ओनली 5 से 6 रुपए बचे, जिसमें बेसिकली एक्सपायरी के समय ये फास्टेस्ट डिकेट होता है, थीटा सबसे ज्यादा होता है एक्सपायरी के समय। इसमें बेसिकली ऑप्शन सेलर देखता है एडवांटेज कि कितना बड़ा प्रीमियम वो सेल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपायरी के समय अगर स्टॉक मूवमेंट नहीं कर रहा, लो वोलेटिलिटी स्टॉक में, तो ऑप्शन सेलर को बेनिफिट होता है। जैसे जैसे टाइम डिके कम होगा उससे ऐसे प्रीमियम आपका ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। विशेषकर इसमें बायर लूज करता है। देखिए आपने 750 का कॉल ऑप्शन बाय किया था 30 रुपीज में, आज 5 दिन एक्सपायरी में थे, स्टॉक 750 ही चल रहा है, लेकिन आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक 5 to 6 रुपीज हो गया। हमेशा ध्यान रखिए ऑप्शन एवं फ्यूचर मार्केट एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि एक पार्टी को प्रॉफिट हुआ तो दूसरे पार्टी को लॉसेस होगा। जैसे अगर क्रिकेट में एक टीम जीती तो दूसरी टीम हारेगी, तो सेम थिंग इसमें पैसा ट्रांसफर होता है, मनी ट्रांसफर होती है। अगर आपने 30 रुपए में बाई कर रखा है तो कोई 30 रुपए में सेल कर रखा है, तो अगर आपको लॉस होता है तो वो 30 रुपए बायर को सेलर को चला जाता है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो बायर सेलर से बायर के पास आ जाता है। यह जीरो सम गेम है। लेकिन स्टॉक मार्केट स्टॉक्स जीरो सम गेम नहीं है। अगर आप शेयर बाई करते हैं तो वह जीरो सम गेम नहीं है। यह सेलर के लिए बेनिफिट है क्योंकि थीटा टाइम डिके को कैलकुलेट करता है। यह विशेषकर रेंज बाउंड मार्केट में आप थीटा का यूज करके आप ऑप्शन सेलर हो तो उस थीटा को कैलकुलेट करिए। आप ऐसे स्टॉक को, जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर, जैसे आईओसी है, एक लो बीटा स्टॉक और इसमें इतना मूवमेंट नहीं होता। तो जैसे 150 रुपए, अगर आपने 170 का स्टार्टिंग में कॉल ऑप्शन एवं 130 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, तो एक रेंज में अगर वोलेटिलिटी नहीं तो इसका प्रीमियम ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा और आप डायरेक्टली प्रीमियम अर्न कर सकते हैं। मान लीजिए 4 रुपए का मार्केट लॉट 4000 का है, तो यहाँ 16,000 रुपए का डायरेक्टली बेनिफिट आ जाएगा। तो टाइम डिके का आप उस स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ऑप्शन शेयर हो, थीटा आप उस स्टॉक का कैलकुलेट करिए जिसका थीटा है जो लो वोलेटिलिटी स्टॉक है। इसमें इनिशियल वोलेटिलिटी का एनालिसिस करते हैं। आईवी का मतलब होता है इनिशियल वोलेटिलिटी, और विशेषकर एक्सपायरी के समय आप बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि थीटा बहुत स्पीड से चेंज होता है एक्सपायरी के समय। इसलिए थीटा का यूज एक्सपायरी के समय है। आप इन मनी का ही कॉल में ट्रेड करें, या कि आप 15 से 18 तारीख के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां एक्सपायरी का टाइम बहुत ही नजदीक होती है, थीटा बहुत हाई होता है, तो प्रीमियम बहुत स्पीड से लो होते हैं। इसलिए 18 से 20 के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप विशेषकर ऑप्शन बायर की कंडीशंस पे, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप बिल्कुल भी एक्सपायरी के समय ट्रेड नहीं करें। वीगा ये वोलाटिलिटी को मेजर करता है कि किस तरीके से मार्केट में वोलाटिलिटी है। जितनी ज्यादा वोलाटिलिटी होगी उतना ही आपका ऑप्शन सेंसिटिव होगा। जितना ज्यादा हाई वीगा होगा उतनी ही ज्यादा हायर सेंसिटिविटी होगी, उतना ही ज्यादा वोलाटाइल होगा ऑप्शन। विशेषकर इवेंट के समय, जैसे करंट में चल रहा है जो वेस्ट कंट्री का वॉर चल रहा है ईरान का, इसमें मार्केट डेली बेसिस में किसी दिन 500 मूव कर रहा है तो फिर 500 रिकवर भी कर रहा है। तो यहाँ अगर आप निफ्टी में ट्रेडर हैं, सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आप बहुत हाई रिस्क है, आप बहुत ही ज्यादा कैपिटल लॉस कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर वीगा के अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप वेगा को समझकर ही अगर ट्रेड करेंगे तभी कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर सकते हैं, वो भी इतनी ज्यादा वोलाटिलिटी में। वोलाटिलिटी वीगा विक्स के थ्रू, आपने सुना होगा विक्स वोलाटिलिटी इंडेक्स है जो डर का मेजर करता है, मार्केट में कितना डर है। जितना ज्यादा विक्स होगा उतना ही ज्यादा मार्केट में वोलाटिलिटी रहेगी। इनिशियल नॉर्मल कंडीशन में जो इंडिया का विक्स होता है वो 10 से 12 होता है, लेकिन अगर काफी ज्यादा हाई वोलाटिलिटी है, अगर विक्स 16 से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ही ज्यादा हायर वोलाटिलिटी है, डर का माहौल है। इसलिए वोलाटिलिटी इंडेक्स विक्स है, और वेगा के थ्रू आप ऑप्शन की वोलाटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। विक्स का भी कैलकुलेशन ऑप्शन की ही वोलाटिलिटी के थ्रू होता है। स्टॉक स्पेसिफिक की वोलाटिलिटी भी विक्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट में कितना डर का माहौल है। यह डर को मेजर करता है कि मार्केट में कितना डर है। यह आपके प्रीमियम को बहुत ही हैवली इफेक्ट करेगा। अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है, मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा और मार्केट बहुत ही स्पीड से गिर गया, तो आपका प्रीमियम बहुत ही स्पीड से गिर जाएगा। विशेषकर जैसे निफ्टी में आपने 100 रुपए का प्रीमियम, अगर निफ्टी 100 रुपए गिर गई तो आपका प्रीमियम तुरंत ही 15-20 रुपए आ जाएगा। इसलिए बहुत ही ज्यादा हायर रिस्क होता है, इसलिए वीगा को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रो का इतना डेली बेसिस में यूज नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस में रो का बहुत यूज है। अगर आप ईयरली ऑप्शंस यूज कर रहे हैं, 6 मंथ
का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, तो वहाँ इंटरेस्ट रेट का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में आरबीआई इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज करता है तो डायरेक्टली उसके प्रीमियम में इम्पैक्ट पड़ता है। यह विशेषकर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यूज करते हैं, क्योंकि वह मंथली एवं ईयरली कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं। तो यह उन ट्रेडर एवं इन्वेस्टर्स के लिए है जो ईयरली बेसिस में ऑप्शंस पे काम करते हैं, जो 6 मंथ, 1 ईयर, 5 मंथ का ऑप्शन सेल करते हैं। क्योंकि ये प्रॉपरली डिपेंड होता है आरबीआई की पॉलिसी पर। अगर रेपो रेट चेंज होगी, हायर होगी, तो ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन में डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, इंक्रीज होता है, और पुट ऑप्शन में डिक्रीज होता है। इसे आप इग्नोर कर सकते हैं वीकली एक्सपायरी के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्टली डेली बेसिस में इतना यूज नहीं होता है। जैसा कि इंटरेस्ट रेट को मेजर करता है, अगर कॉल की कंडीशन में हायर इंटरेस्ट रेट, तो ऑप्शन का प्राइस, कॉल ऑप्शन का प्राइस हायर होगा। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो पुट ऑप्शन में प्राइस डाउन होगा। यह लो इम्पैक्ट है, शॉर्ट टर्म में लो इम्पैक्ट होता है। आप ऑप्शन कब बाय करें? जब लो वोलेटिलिटी हो, जिससे प्रीमियम आपको छोटे रहेंगे, और सेल तब करें जब हायर वोलेटिलिटी हो मार्केट में। अगर कुछ न्यूज की वजह से आईवी क्रैश होता है, कोई इवेंट की वजह से ट्रेडिंग आप मार्केट डाउन होता है, तो यहाँ आपको वीगा का बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। डेल्टा क्या करता है? डायरेक्शनल मेजर करता है। थीटा टाइम को मेजर करता है। गामा स्पीड को मेजर करता है, कितने स्पीड से डेल्टा चेंज हो रहा है। वेगा वोलेटिलिटी को मेजर करता है, और वो इंटरेस्ट रेट को मेजर करता है। डेल्टा विशेषकर न्यूट्रल स्ट्रेटजी में यूज किया जाता है, पोर्टफोलियो हैजिंग के पर्पज से। गामा स्कैल्पिंग के लिए, ट्रेडिंग के पर्पज से यूज किया जाता है, किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट है, कितनी वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है, और हेजिंग पर्पज से ग्रीक को यूज किया जाता है। आप अपना रिस्क कैसे मेजर कर सकते हैं? अवॉइड करें हायर गामा वोलेटिलिटी एक्सपोजर को। जैसे अभी कर रहे हैं, तो वो वॉर सिचुएशन की वजह से 5 to 600 का मूवमेंट सिंगल डे निफ्टी कर रही है। तो इस सिचुएशन में आप सही एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेरी हाई गामा है। सडन 100 रुपए, 50 रुपए आ जाएगा। अगर 65 का मार्केट लॉट है, तो यहाँ आपको 14 से 15 हजार लॉट सिंगल लॉट में लॉस हो जाएगा। इसलिए गामा, आप हायर गामा को अवॉइड करें एक्सपोजर लेना, अगर मार्केट कंडीशन सही नहीं है। थीटा को मॉनिटर करें अगर आप ऑप्शन सेलर है, और आईवी को हमेशा ट्रैक करें अगर वोलेटिलिटी नहीं है। अगर आप ऑप्शन बायर है या पुट बायर कर रहे हैं, विशेषकर ऑप्शन को बायर, ऑप्शन बायर है, कॉल बाय कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कैपिटल लॉस करेंगे। और हमेशा कम लॉट पर ट्रेड करें। हमेशा आपको, चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट रहे, इनिशियली अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। नहीं तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन मार्केट में पैसे बनाना इतना आसान नहीं। इफ यू हैव ओनली वन ऑप्शन टू मेक मनी इन ऑप्शन मार्केट, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू मेक मनी इन ऑप्शन मार्केट। ये वर्ड हमेशा मेरा ध्यान रखिए। अगर आपके पास ओनली वन ऑप्शन है कि आप सिर्फ ऑप्शन के थ्रू ही पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी ऑप्शन के थ्रू पैसा नहीं बना सकते। क्योंकि जितना सरल, जितना हमें ऑप्शन मार्केट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कैपिटल कम लगता है। हम 5,000, 10,000, 500, 1,000, 2,000, 4,000 में निफ्टी, बैंक निफ्टी एवं सेंसेक्स में ट्रेड कर लेते हैं। इसलिए हमें लगता है कि यह बहुत आसान है। लेकिन ऑप्शन मार्केट में पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है, विशेषकर शॉर्ट टर्म में। आप शॉर्ट टर्म में या कम मनी में आप कभी भी ऑप्शन मार्केट में आसानी से पैसा नहीं बना सकते। हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमा लो, लेकिन ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करोगे, जब आप मार्केट से बाहर जाओगे, तो ओवरऑल लॉस में ही जाओगे। इसलिए ऑप्शन मार्केट को एक हैजिंग प्रोडक्ट है, हैजिंग के पर्पज से देखो। और जो मैंने आज डिस्कस किया ऑप्शन ग्रीक, कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और विदाउट कैलकुलेशन अगर आप उस ब्रोकर का एप्लीकेशन यूज करें जो आपको यह ऑप्शन ग्रीक दे, और आप डेली बेसिस में अगर ऑप्शन ग्रीक यूज करके ट्रेड कर रहे हैं, और ऑप्शन ग्रीक को कैसे अप्लाई करना है ये अगर आपको समझ में आता है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका हायर कैपिटल है और आपको ऑप्शन ग्रीक की भी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप लॉन्ग टर्म में जरूर ऑप्शन मार्केट में भी पैसा बना सकते। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेरा काम है, मैं आपको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। आप ट्रेड तभी करें जब आप अपना रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे तरीके से समझें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।